गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो? ओके, आगे। आज बच्चे ये बताओ, आपने जो टेस्ट डीपीपी दी थी मैंने, आपने सॉल्व की वो? डाउट हो तो उसमें से ले लो कोई। ओके, डाउट बताओ मेरे को। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन पढ़ो जरा एक बार। चलो मैं चेक करता हूँ, 1 मिनट। क्लोजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स लाउडर साउंड ऑफ हार्ट बीट? किसके कारण लाउडर साउंड आती है? मीटर वाल, सेमील्यूनर वाल, ओरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल, ट्राइकस्पिड वाल। ओके, देखो मैंने आपको ये बताया था लाउडर साउंड कौन सी होती है। दो हार्ट साउंड मैंने आपको बताई थी। मैंने बताया था एक होती है लब साउंड और एक होती है डब साउंड, है ना। और जो लब साउंड होती है, लब को मैंने लाउडर साउंड बताया था आपको। अब क्वेश्चन ये है कि लब साउंड, सबसे पहले अगर हमें ये पता है कि किसके कारण होती है तो हम इसका आंसर आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। लब साउंड होती है बच्चे ड्यू टू क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल, राइट। अब देखो इसमें ऑप्शन पढ़ो क्या दिए हुए हैं। इसमें पहला है मिट्रल वाल, यानी कि मिट्रल वाल बाइकस्पिड को बोलते हैं। सेकंड है सेमील्यूनर वाल, सेमील्यूनर वाल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। थर्ड है ओरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल। अब इसका हमारा हो जाता सी, क्योंकि ओरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल क्या होता है, देखिए ऊपर वाले चैम्बर्स को बोलते हैं बच्चे ओरिकल, नीचे वाले चैम्बर्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। तो ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल होते हैं उन्हें ओरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल बोला जाता है। सो एक तरफ हमारे जो इधर की तरफ दीज आर ट्राइकस्पिड और इस साइड हमारा बाइकस्पिड, ये दोनों हमारे क्या हैं, ये दोनों ही काउंट हो जाएंगे ओरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल में। ओरिक्यूलो वेंट्रिकुलर क्या होता है? तो मैं लब ही बता रहा हूं आपको, बिल्कुल। हाँ मैंने वही किया है, मैंने वही किया बच्चे। देखो ओरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल के ही के अंदर दोनों वाल स्टडी करते हैं हम। ये अरे एक्चुअली लाइट चली गई, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो अभी भी? ओके ओके, देखो ओरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल जो है बच्चे, इसी के अंदर दोनों वाल आते हैं हमारे, बाइकस्पिड वाल जो है ना, ये एक ब्रॉड टर्म है। एक सेकेंड, एक बच्चा और आ रहा है। आर्या अब समझ आया आपको?
ठीक है ना। ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल के ही दो एग्जांपल हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, तो ये अलग नहीं है। तो इस वर्ड को जब यूज करते हैं ना तो इसमें दोनों वाल कवर हो जाते हैं हमारे, और इनकी साउंड हमारी लब साउंड हो जाती है। यही ट्रिक थी यहाँ पे एक्चुअली, जो आपको उलझाने के लिए दी हुई थी। और बताओ, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट डाउट बताओ आ रहा मुझे। 33। अ मिसमैच ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड कॉजेज, अगर ब्लड ग्रुप्स का मिसमैच हो जाए तो क्या होगा? एग्लूटिनेशन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, हीमोपोइसिस, पॉलीसाइथीमिया। देखो बच्चे, इसका आंसर आएगा एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है? मिसमैच ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। ट्रांसफ्यूजन कब होता है? ट्रांसफ्यूजन होता है डोनेशन के टाइम पे, ठीक है ना। जब ब्लड को डोनेट किया जाता है ना, उसको बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन हो रहा है ब्लड का। और डोनेशन के टाइम पे अगर गलत ब्लड दे दिया जाए तो जो रिएक्शन होती है उसे एग्लूटिनेशन बोलते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस एक नेचुरल केस है ना। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस का केस जो मैंने आपको सिखाया था कि मदर RH नेगेटिव होगी, बेबी RH पॉजिटिव होगा, वो एक नेचुरल केस है। वहां पे आप बाहर अलग से कोई डोनेशन नहीं कर रहे हो। लेकिन जब कोई डोनेट करता है, फॉर एग्जांपल मैं किसी को ब्लड डोनेट करने जा रहा हूं, ठीक है ना, तो मेरा ब्लड किसी में ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है, तो अगर गलत ब्लड दे दिया तो उसकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी? एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, मतलब कि उसके अंदर क्लंपिंग हो जाएगी, खून के ना गांठे बन जाएगी, क्लंपिंग हो जाएगी, दैट इज एग्लूटिनेशन। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट बताओ। सॉरी, ठीक, आगे करें काम। चलो बच्चे, आज हम सीखेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक, हमने माउथ के अंदर जो फूड लिया था, फूड को हमने अच्छे से ग्राइंड किया, उसमें सलाइवा मिलाया, ठीक है ना, एंजाइम्स ने उसको अच्छे से डाइजेस्ट किया, और जो पेस्ट बन गई थी बच्चे, उस पेस्ट को हमने बोला था बोलस। पेस्ट को हमने क्या बोला था? बोलस। अब ये जो बोलस है, ये ईसोफेगस से होता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ईसोफेगस के अंदर जो स्मूथ मसल्स हो रही है, ईसोफेगस के अंदर जो स्मूथ मसल्स होती है, वो क्या कर रही हैं? दे आर डूइंग लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, एक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, जिससे कि फूड को आगे की तरफ धकेला जा रहा है। तो ये बच्चों जो वेव लाइक मूवमेंट होती है ईसोफेगस के अंदर, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टैल्सिस। पेरिस्टैल्सिस, और यू कैन से पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, जिसके कारण आपका जो फूड होगा वो फूड फाइनली आपके स्टमक में पहुंच जाएगा। अब देखिए, स्टमक को करने जा रहे हैं। स्टमक के सबसे पहले देखेंगे स्टमक के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फिर हम समझेंगे कि स्टमक के अंदर किस किस तरह का यू कैन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं। बच्चे, फूड को स्टमक में, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टमक। स्टमक में गिरने के लिए यहां पे बीच में एक वाल लगा हुआ है, ये वाल का ओपन होना जरूरी है। अब देखो, ये वाल कहां पे प्रेजेंट होता है? स्टमक के ऊपर आपका बना हुआ है डायाफ्राम, दिस इज डायाफ्राम, और डायाफ्राम में यहां पे आपका है, मान लीजिए दिस इज योर हार्ट। तो बच्चों, हार्ट की साइड में जो ये वाल है, इसे हम नाम दे देंगे कार्डिक स्फिंक्टर, बिकॉज हार्ट के लिए कार्डियो वर्ड यूज करते हैं, सो हम बोलेंगे इसको कार्डिक स्फिंक्टर। या फिर क्योंकि ये ईसोफेगस की एंड पे है, हम इसको ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं। कार्डिक स्फिंक्टर को हम और क्या बोल सकते हैं बच्चे? वी कैन कॉल इट ईसोफेजियल स्फिंक्टर।
ठीक है। स्टमक जो है, स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है, स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है बच्चे, और इसके अंदर आपको अलग अलग पार्ट्स दिखाई देंगे। स्टमक का जो ये वाला हिस्सा है, इस कार्डिक स्फिंक्टर के जस्ट नीचे वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट, इसे हम बोलेंगे कार्डियक। उसके बाद ये जो मेन पार्ट है जहां पे फूड रहेगा, दिस मेन पार्ट, दिस इज कॉल्ड बॉडी। आगे वाला जो हिस्सा है, दिस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड पाइलोरस। और उसके बाद में ये जो ऊपर वाला हिस्सा बच जाता है, जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, यहां पे ना एयर रहती है, इस पार्ट को, ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं फंडस। वी आर कॉलिंग इट फंडस। पाइलोरस के बाद में अब ये यहां से ना, यहां पे फिर से एक स्फिंक्टर हमें लगाना है। फूड जब स्टमक में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर वो चला जाएगा आगे इंटेस्टाइन के अंदर। तो इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले और स्टमक के एंड में जो स्फिंक्टर लगा हुआ है, इसे हम नाम रखेंगे पाइलोरस के नाम पे। तो इसको हम बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। दिस स्फिंक्टर इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो हमने स्टमक के देखो कौन कौन से पार्ट समझे। नंबर 1 कार्डियक, नंबर 2 बॉडी, ऊपर वाला फंडस, एंड हियर इज पाइलोरस। तो स्टमक के हमने मेनली 4 पार्ट्स लिख दिए यहां पे। पार्ट नंबर 1 कार्डियक, पार्ट नंबर 2 बॉडी, पार्ट नंबर 3 fundus which has air space, and last is pylorus. अब नेक्स्ट थिंग इज कि स्टमक के अंदर जो म्यूकोसल लेयर होती है वो है ना ऐसे यूनिफॉर्म नहीं होती है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर 4 लेयर्स हैं। सबसे बाहर की तरफ सेरोसा, उसके बाद अंदर की तरफ मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर वाली होती है म्यूकोसा लेयर। तो स्टमक की जो म्यूकोसा लेयर है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज। मैंने बोला बच्चे, फॉर एग्जाम्पल ये है स्टमक, और इस स्टमक की जो म्यूकोसल लेयर है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। मान लीजिए मैं इस कलर से म्यूकोसल लेयर बना रहा हूं, तो ऐसे है बच्चों, लाइक दिस। म्यूकोसा लेयर की इस तरह की फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं रुगे। दीज आर म्यूकोसल फोल्डिंग्स, ताकि जब भी स्टमक को जरूरत पड़े तो ये एक्सटेंड हो सके, ठीक है ना। तो एक तरीके से रुगे ना क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा डाइजेशन यहां पे हो सके। रुगे क्या है, दीज आर म्यूकोसल फोल्डिंग्स। बच्चों स्टमक के अंदर फूड जो है 4 से 5 घंटे तक रहता है और उसका डाइजेशन प्रोसेस चलता रहता है 4 to 5 आवर्स। अब देखिए स्टमक के अंदर ये जो म्यूकोसल फोल्डिंग है बच्चों, इस म्यूकोसल फोल्डिंग के अंदर आपको बड़ी स्पेशल ग्लैंड्स दिखाई देंगी जिन्हें हम बोलते हैं, वी आर कॉलिंग देम, ओके, वी आर कॉलिंग दीज ग्लैंड्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर बनी हुई है। दीज स्पेशल ग्लैंड्स आर कॉल्ड
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और बच्चे गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगी? गैस्ट्रिक ग्लैंड बहुत तरह के केमिकल सिक्रेट करती है, बहुत तरह के यू कैन से एंजाइम सिक्रेट करती है, केमिकल सिक्रेट करती है, जिसमें म्यूकस है और भी कई चीजें मैं बताऊंगा अभी आपको क्या क्या उसमें। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के इस जूस को हम बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सिक्रेशन को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोल रहे हैं इसको? गैस्ट्रिक जूस। कमल, आप मुझे सुन पा रहे हो? यस सर। ऑलराइट। देखिए बच्चे, मैंने अभी कुछ नहीं, मैंने सिर्फ स्टमक का स्ट्रक्चर बताया है, जिसमें मैंने ये बताया है कि स्टमक के अंदर ये 4 पार्ट होते हैं, कार्डिक, बॉडी, फंडस एंड पाइलोरस। दैट्स इट। इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं करवाया है। चलिए, अब हमें ये देखना है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसके अंदर कौन कौन सी सेल होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर कौन कौन सी सेल होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर सेल नंबर 1 दैट इज कॉल्ड म्यूकस नेक सेल। या आप कह सकते हैं गोबलेट सेल। सेकंड है हमारी पेप्टिक सेल, जिसे बच्चों आप चीफ सेल या फिर जाइमोजन सेल भी बोल सकते हो। सेल नंबर 3 इज पैराइटल सेल। जिसे आप ऑक्सिंटिक सेल भी बोल सकते हो। तो मैंने बोला कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर बच्चों आपकी अलग अलग तरह की सेल्स है। वी हैव म्यूकस नेक सेल्स, पेप्टिक सेल्स, पैराइटल सेल्स। क्या सिक्रेट करती है? सबसे पहले बात करते हैं म्यूकस सेल्स की। नाम से ही पता चला बच्चे, म्यूकस नेक सेल्स मतलब म्यूकस सिक्रेट करेगी। दे सिक्रेट म्यूकस। म्यूकस के अलावा ये बाइकार्बोनेट आयंस भी सिक्रेट करती है। म्यूकस क्यों चाहिए? बाइकार्बोनेट आयंस क्यों चाहिए? क्योंकि आपको पता है स्टमक में एसिड रिलीज होता है, और अगर वो एसिड जो है HCl है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चों एसिड आपके स्टमक की वॉल को जला सकता है, नुकसान कर सकता है। तो वो जलाए ना, वो नुकसान ना करे, इसीलिए म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन आपकी स्टमक की म्यूकोसा लेयर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दे आर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, दे आर प्रोटेक्टिंग योर म्यूकोसल लेयर फ्रॉम नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ HCl। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों पेप्टिक सेल्स, ये मेन सेल्स है। देखो जैसे कि हमने लिखा चीफ सेल्स, यानी कि मुख्य सेल है ये। और ये क्या सिक्रेट करेगी? ये सिक्रेट करती है एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट करती है बच्चों? ये सिक्रेट करती है पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और थोड़ी सी मात्रा में लाइपेज। वेरी फ्यू अमाउंट। तो ये मेन एंजाइम है जो पेप्टिक सेल सिक्रेट कर रही है। पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड लाइपेज। अब ये कैसे काम करेंगे इसका थोड़े से रुक के जिक्र करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पैराइटल सेल्स क्या सिक्रेट करती हैं। बच्चों पैराइटल सेल 2 मेन चीजें सिक्रेट कर रही है। नंबर 1 इंट्रिंसिक फैक्टर IF, इंट्रिंसिक फैक्टर।
ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, इसका काम होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना। इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। बच्चों विटामिन B12 को ना आप साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं, ठीक है। और विटामिन B12 बहुत जरूरी है ताकि आपका आरबीसी फॉर्मेशन अच्छे से हो, आपके अंदर आरबीसी की कमी ना हो। तो अगर ऑक्सिडेंटिक सेल खराब हो जाए तो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका बच्चे नीट में भी। अगर ऑक्सिडेंटिक सेल खराब होगी तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और अगर विटामिन B12 आपकी बॉडी में नहीं होगा तो ब्लड फॉर्मेशन भी ठीक से नहीं होगा, आरबीसी फॉर्मेशन ठीक से नहीं होगा, और हम बोलेंगे क्या हो गया है, एनीमिया। तो बच्चे पैराइटल सेल का ठीक रहना जरूरी है ताकि हमें एनीमिया ना हो। यहां तक क्लियर है, यस और नो? यस सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज, यही आपकी पैराइटल सेल सिक्रेट कर रही है HCl। अब ये HCl क्या करेगा, HCl दो काम करेगा। पहली बात तो क्योंकि वो एसिड है तो आपके फूड के अंदर जो भी जर्म्स होंगे, कोई भी कीटाणु विषाणु होंगे ना, उन जर्म्स को किल कर देगा। और दूसरा ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जैसे कि आपने इधर देखा कि यहां पे है ना आपको इनएक्टिव एंजाइम्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो पेप्सिनोजन है, ये जो प्रोरेनिन है, ये बच्चे इनएक्टिव फॉर्म में है, इनको एक्टिवेट करना जरूरी है तभी ये काम करेंगे। तो कौन करेगा इनको एक्टिवेट, HCl इनको एक्टिवेट करेगा। सो एंजाइम एक्टिवेशन का भी काम है, इट एक्टिवेट्स एंजाइम्स। चलिए अब देखते हैं कि जब HCl इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा तब ये क्या करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे। लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज। पेप्सिनोजन, ओके एक मिनट, ये लो, डाउट है यहां पे कोई? नहीं सर, हो गया। ओके, स्क्रीनशॉट लिया आपने, ठीक है। देखो बच्चे पेप्सिनोजन का क्या होगा, जब पेप्सिनोजन के ऊपर HCl एक्ट करेगा तो HCl इस इनएक्टिव को, पेप्सिनोजन है ना बच्चों इनएक्टिव एंजाइम है, जहां भी आपको पीछे ओजन दिखे, ओजन क्या बोला, जहां भी आपको पीछे ओजन दिखे नॉर्मली वो चीज आपको इनएक्टिव मिलेगी, ठीक है ना। नॉर्मली हो सकता है कोई एक्सेप्शनल केस हो जहां पे ओजन हो इनएक्टिव ना हो, लेकिन नॉर्मली ओजन जिसके पीछे होता है वो इनएक्टिव होते हैं। HCl इसको एक्टिव फॉर्म में ले आएगा और इसको कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन में। अब पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन इज द मेजर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, मेजर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो ये बच्चों प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, क्या ये, इट इज द मेन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। बच्चों प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स को आप प्रोटियोलिटिक एंजाइम भी बोल सकते हैं। तो मैं इसी को क्या बोल सकता हूं, इट इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियो मींस प्रोटीन को, लिटिक, लिसिस एक वर्ड होता है दैट मींस ब्रेक डाउन करने वाला, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन करने वाला। तो ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, इसीलिए इसको प्रोटियोलिटिक एंजाइम हम बोलते हैं। पेप्सिन क्या करेगा बच्चों, चलो जो भी प्रोटीन्स है उसको ब्रेक डाउन करके पेप्टोन में चेंज कर देगा, या आप कह सकते हो पेप्टाइड्स में चेंज कर देगा। पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन्स को तोड़ के चेंज कर देगा पेप्टोन में या पेप्टाइड में।
ठीक है ना, छोटी फॉर्म में ले आया है इसको। इसके अंदर बहुत कम, यू कैन से दीज आर जस्ट हैविंग फ्यू पॉलीपेप्टाइड चेन्स, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स। लेकिन पेप्टोन, जब अलग अलग पेप्टोन जुड़ते हैं उनके अंदर बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ के एक बड़ा प्रोटीन बना लेती है। तो प्रोटीन को हमने सिंपल फॉर्म में ले आए, पेप्टोन या पेप्टाइड में उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट था हमारा प्रोरेनिन। बच्चे प्रोरेनिन भी इनएक्टिव फॉर्म में है और HCl इसको कन्वर्ट कर देता है रेनिन में। अब यहां पे एक बात याद रखना बच्चों, जो रेनिन होता है ये एंजाइम सिर्फ बच्चों के अंदर मिलता है, जो इन्फेंट्स होते हैं, जो मां का दूध पीते हैं, जो दूध पे रहते हैं पूरा दिन, उनके अंदर क्या बनता है, सबसे ज्यादा रेनिन बनता है और वो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा रेनिन का प्रोडक्शन भी कम होता जाएगा और अडल्ट स्टेज तक पहुंचते पहुंचते रेनिन बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है, बहुत ही कम या आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल अमाउंट में रेनिन प्रोड्यूस होता है। तो बड़े होने के बाद में, अडल्ट होने के बाद प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने की सारी जिम्मेदारी किस पे आ जाती है, पेप्सिन के ऊपर आ जाती है, ठीक है ना। जैसे हमारे केस में सारी की सारी प्रोटीन्स को पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा, लेकिन बच्चे के अंदर जो कि मिल्क पे डिपेंड होता है उसमें रेनिन इज द मेन एंजाइम। सो रेनिन क्या है, रेनिन एक मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम है और यू कैन से मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये क्या करता है, मिल्क की कौन सी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये डाइजेस्ट करता है बच्चे केसीन प्रोटीन। मिल्क के अंदर एक प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड केसीन प्रोटीन। तो ये जो आपका रेनिन है केसीन प्रोटीन को चेंज कर देगा कैल्शियम पैराकैसिनेट में, कैल्शियम पैराकैसिनेट में, ठीक है। तो रेनिन जो है किस में पाया जाता है, इट इज ओनली फाउंड इन इन्फेंट्स। ये बात आपको याद रखनी है, दिस इज वेरी वेरी IMP, ओनली फाउंड इन इन्फेंट्स। रेनिन, क्योंकि रेनिन भी मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि रेनिन भी क्या है, एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। सो पेप्सिन और रेनिन दोनों ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, सो बोथ आर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। यहां तक डन है, यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट हमारा लाइपेज। लाइपेज बहुत कम अमाउंट में होता है, यू कैन से वेरी वेरी लो अमाउंट, और लाइपेज का काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना। जो आप चिकने की चीजें खाते हो, घी वगैरह खाते हो, तो उस फैट को थोड़ा बहुत यहां पे डाइजेस्ट कर देता है। जब बच्चों ओके, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। जब आपके स्टमक के अंदर फूड अच्छे से मिक्स हो जाता है, फूड के अंदर जब गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है, और बच्चों इस गैस्ट्रिक जूस को मिलाने के लिए ना आपका स्टमक भी पीछे नहीं है। स्टमक क्या कर रहा है, स्टमक इज डूइंग लाइक दिस, इस तरह की मूवमेंट करके स्टमक क्या कर रहा है, फूड के अंदर गैस्ट्रिक जूस को अच्छे से मिला रहा है। सो सच मूवमेंट ऑफ स्टमक, सच मस्कुलर मूवमेंट ऑफ स्टमक इज कॉल्ड चर्निंग मूवमेंट। Your stomach is doing churning movement. किसकी है, churning movement of stomach. So that food के अंदर गैस्ट्रिक जूस अच्छे से मिल सके, और जब ये फूड के अंदर गैस्ट्रिक जूस अच्छे से मिल जाएगा, उसके बाद में जो पेस्ट बनेगी, उस पेस्ट को हम बोलेंगे काइम।
माउथ के अंदर जो पेस्ट बनी थी बच्चों उसे बोला था हमने बोलस। स्टमक के अंदर जो पेस्ट बनी है उसे हमने बोला है काइम। अब ये काइम जिसके अंदर एसिड मिल चुका है, गैस्ट्रिक जूस मिल चुका है, अब ये नेक्स्ट कंपार्टमेंट में जाएगा, यानी कि अब ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है ड्योडिनम। ठीक है, तो ड्योडिनम के अंदर ये सिक्रेशन चला जाएगा। अब ड्योडिनम में और क्या क्या होगा? लीवर भी अपना सिक्रेशन डालेगा, गोल ब्लैडर भी अपना सिक्रेशन डालेगा, एक तरफ से पेनक्रियाज भी अपने एंजाइम्स को डालेगी वहां पे। तो अब ड्योडिनम में क्या होगा ये समझने के लिए सबसे पहले हम लीवर और गोल ब्लैडर को कवर करेंगे कि लीवर और गोल ब्लैडर वहां पे क्या चीज डाल रहे हैं। ठीक है ना, चलिए लीवर कवर करते हैं। क्या यहां तक आपको क्लियर है? स्टमक सबको क्लियर है? यस और नो? ठीक है बच्चे, मैं लीवर स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। लीवर जो है, अगर लोकेशन की बात करें बच्चे तो कहां पे है? देखिए ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट साइड में स्टमक है, लेफ्ट साइड में क्या है? स्टमक। डायाफ्राम के जस्ट नीचे देखो बच्चों, ये डायाफ्राम मान लो, डायाफ्राम से ऊपर है लंग्स, डायाफ्राम से नीचे हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है। ठीक है ना, डायाफ्राम से ऊपर थोरेसिक कैविटी, डायाफ्राम से नीचे एब्डोमिनल कैविटी। तो इस डायाफ्राम के जस्ट नीचे यहां पे हियर इज माय स्टमक, और राइट साइड में स्टमक के बिल्कुल सामने दिस इज माय लीवर, दिस इज माय लीवर, दिस इज माय स्टमक। तो लीवर की साइड है बच्चों राइट साइड में, डायफ्राम के जस्ट नीचे। इट इज जस्ट बिलो द डायफ्राम राइट साइड में है, और वेट लगभग बच्चों इसका 1.25 किलो के आसपास वेट है। 1.2 kg टू यू कैन से 1.5 kg और 1.6 kg के अराउंड इसका वेट है। तो लगभग 1.25 किलो 1.5 किलो तक का इसका वेट होता है। डायग्राम अगर बनाएं सो हाउ विल इट लुक लाइक? स्टमक कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये मैंने स्पेस छोड़ा है, मैं यहां पे एक और ऑर्गन बनाना चाहता था, दैट इज गॉल ब्लैडर। लाइक दिस, सो दिस इज योर गॉल ब्लैडर। देखिए जो लीवर है ना, लीवर के अंदर बच्चों 2 लोब होती है। एक छोटी लोब है, दिस इज स्मॉलर लोब, दिस इज लार्जर लोब। लीवर क्या करता है? लीवर का काम होता है बाइल जूस बनाना। लीवर का काम क्या होता है बच्चे? बाइल जूस बनाना। और वो जो भी बाइल जूस बनाएगा, बना के उस बाइल जूस को कलेक्ट कर लेता है गोल ब्लैडर के अंदर। तो दोनों साइड से आप देखोगे कि इधर से भी एक डक्ट आ रही है और एक डक्ट इधर से आ रही है। दीज आर हिपैटिक डक्ट्स, और ये हिपैटिक डक्ट्स फाइनली ज्वाइन कर जाएगी किसके डक्ट के साथ में? गोल ब्लैडर की डक्ट के साथ में, ऐसे करके। गोल ब्लैडर की डक्ट इन डक्ट के साथ में मिली हुई है। ठीक है ना, तो ये लीवर जो भी बनाएंगे, जो भी बाइल जूस बनाएंगे, वो बाइल जूस बच्चों यहां पे स्टोर हो जाता है। सो दिस स्ट्रक्चर इज गॉल ब्लैडर विच इज स्टोरिंग बाइल जूस। Okay, these ducts are hepatic ducts. हिपैटिक डक्ट्स। तो हिपैटिक डक्ट किसके साथ ज्वाइन हो रहे हैं? इस पॉइंट पे आप देखोगे कि हिपैटिक डक्ट जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं
गोल ब्लैडर की डक्ट के साथ में। ये वाली जो डक्ट है, मान लो यहां तक, दिस डक्ट इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। गोल ब्लैडर की डक्ट को बोलते हैं बच्चों सिस्टिक डक्ट, और लीवर की डक्ट को बोलते हैं हिपैटिक डक्ट्स। तो जहां पे ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं उसके बाद से ना एक कॉमन डक्ट यहां पे आगे बन चुकी है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट और बेटर रहेगा चीज को समझने में। देखो बच्चों, ये अब ये जो डक्ट बनी है, दिस डक्ट, दिस डक्ट इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, सो कॉमन बाइल डक्ट कैसे बनी है मैं लिखूं भी गा यहां पे। हमने एक तरफ क्या लिया, लीवर से आ रही है हिपैटिक डक्ट, और गोल ब्लैडर से आ रही है सिस्टिक डक्ट। दोनों ज्वाइन होकर के क्या बना रही हैं, दे आर मेकिंग कॉमन बाइल डक्ट। ऑल राइट, अब बच्चों देखिए जो लीवर है ना, ये बाइल जूस बनता लीवर में, लेकिन स्टोर गोल ब्लैडर में होता है। ठीक है ना, सिंथेसिस कहां पे होता है, लीवर में, स्टोरेज कहां पे होता है, गोल ब्लैडर में। अब जब फूड आएगा सो गोल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बाइल जूस निकल के कॉमन बाइल डक्ट से जो है फाइनली ये डियोडिनम में पहुंच जाएगा। लीवर के अंदर ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी मशीन लगी हुई है, छोटी छोटी यूनिट्स लगी हुई है, जिन्हें हम बोलते हैं लोब्यूल। जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लोब्यूल। तो बेसिकली लीवर के अंदर जो लोब्यूल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो कि बाइल जूस प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, लीवर के अंदर, लीवर हैज स्पेशल यूनिट्स कॉल्ड हिपैटिक लोब्यूल। ये एक यूनिट हम मान लेते हैं, दिस इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, जो बाइल जूस प्रोड्यूस करेगी। टेक अ स्क्रीनशॉट, उसके बाद बच्चों मैं आपको हिपैटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट। यहां तक क्लियर है आप दोनों को? आर्या, कमल, इज इट क्लियर? Yes, sir. ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ हिपैटिक लोब्यूल। अगेन कंसीडर दिस इज योर लीवर। इस लीवर के अंदर आप देखोगे कुछ इस तरीके, लाइक दिस। बहुत छोटे होते हैं लेकिन मैंने थोड़ा सा इनको बड़ा बनाया ताकि आपको दिखाई दे। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ मशीनरी लगे हुए हैं बच्चों, जो हमें शेप में दिख रहे हैं, हेक्सागोनल टाइप शेप के हमें दिखाई दे रहे हैं। दीज आर हिपैटिक लोब्यूल्स। अगर बच्चों एक हिपैटिक लोब्यूल को जूम करके बड़ा करके बनाएं, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। दिस इज हिपैटिक लोब्यूल। क्या करेगा ये हिपैटिक लोब्यूल, क्या स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं बच्चों। हिपैटिक लोब्यूल के सेंटर में आपको दिखाई देगी, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल वेन। ठीक है, और क्या है इसमें, यहां पे सेल्स हैं, और ये जो सेल्स हैं ये ना ऐसे जैसे चेन टाइप्स दिखाई दे रहा है, चेन बनी हुई है सेल्स की ऐसे। सो यू कैन से सेल्स आर अरेंज्ड इन अ कॉर्ड लाइक फैशन। एक चेन के फैशन में सेल्स यहां पे अरेंज हैं।
लाइक दिस। तो ये बच्चों सभी में, मैं अब ज्यादा नहीं बना रहा, मैं थोड़ा एक दो और बना लेता हूं। चलिए एक यहां बना देते हैं। समझ रहे हो? ये ना बच्चों जहां जहां भी मैंने ये डॉटेड लाइन लगाई ना, यहां भी है, यहां भी है, तो ये क्या है? दीज आर कॉल्ड हिपेटोसाइट्स। दीज आर कॉल्ड हिपेटोसाइट्स। हिपेटो वर्ड बच्चों जहां भी आ जाए ना, लीवर का जिक्र हो रहा है। साइट मतलब सेल, तो लीवर की सेल्स, ये मेन सेल है बच्चों जो आपके लीवर में होती है, हिपेटोसाइट्स। अगली बात, ये कैसे अरेंज है? दे आर अरेंज्ड इन अ चेन लाइक फैशन। हम बोलेंगे कि दिस इज हिपेटिक कोड। हिपेटोसाइट्स दे आर अरेंज्ड इन अ कोड। दीज आर अरेंज्ड एज कोड। नेक्स्ट थिंग, ये जो बीच बीच में इनका जो स्पेस है बच्चों, ये खाली नहीं होता, यहां पे भी है ना कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है। और इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी आप देखोगे बहुत स्पेशल सेल्स होती है यहां पे, लाइक यहां पे आपको मिल जाएंगी स्पेशल WBCs। इन WBCs को हम बोलते हैं कुफर सेल्स। तो बच्चों कुफर सेल क्या करती है? कुफर सेल, फॉर एग्जांपल हियर इज अ कुफर सेल। दिस इज अ कुफर सेल, ठीक है ना, ऐसे। और ये क्या करेगी? जो भी लीवर के अंदर बैक्टीरिया वगैरह आएगा उसको खा जाएगी। मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है जो लीवर में आ चुका है, दिस इज अ पैथोजन, और यू कैन से बैक्टीरिया। पैथोजन बच्चों ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। तो हमारी कुफर सेल्स क्या करती है? उनको इनगल्फ कर जाएगी, इसको खा जाएगी। दैट मीन्स ये क्या है? दे आर मैक्रोफेजेस। एक्चुअल नेचर क्या इनका? ये कौन सी WBC है बच्चों? ये कौन सी WBC? दीज आर मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस के बहुत सारे नाम होते हैं अलग अलग लोकेशन पे, जैसे कि लीवर में, अगर लीवर में हम मैक्रोफेजेस को बोले कुफर सेल्स, ब्रेन में बोलते हैं माइक्रोग्लायल सेल्स, ठीक है ना, नॉर्मली इनको मैक्रोफेजेस बोल देते हैं। और ये कौन सी WBC से बनती है? कुफर सेल्स या मैक्रोफेजेस, ये बनती है बच्चों मोनोसाइट से। कौन सी WBC से बनती है? दे आर फॉर्म्ड बाय द मैच्योरेशन ऑफ मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स की मैच्योरेशन से बनती है। तो मैंने दो चीजें बताई, हिपेटोसाइट्स जो कि मेन सेल्स है आपके लीवर की, और बच्चों ये हिपेटोसाइट्स ही वो सेल होंगी जो क्या करेंगी? दे विल प्रोड्यूस बाइल जूस। उसके बाद मैंने आपको बताया कुफर सेल्स जो कि लीवर में जाने वाले बैक्टीरिया वगैरह को खत्म कर देगी और आपके लीवर को बैक्टीरिया फ्री, पैथोजन फ्री रखती हैं। इसके अलावा यहां पे बच्चों आपको फैट सेल्स भी दिखाई दे जाएंगी। सो मान लीजिए दीज आर फैट सेल्स कॉल्ड एडिपोसाइट्स। मैं कलर चेंज करता हूं, मे बी ये कलर आपको दिखाई ना दे। एडिपोसाइट्स। बच्चों ये जो हमने हिपेटिक लोब्यूल बनाया, इसका जो आउटर मोस्ट कवर है ये क्या है? दिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग इज कॉल्ड ग्लीसन्स कैप्सूल। ग्लीसन्स कैप्सूल। तो ये हमने समझा, एक यूनिट के बारे में समझा जिसकी शेप हमें दिखाई दे रही है पॉलीगोनल। और इस पॉलीगोनल शेप दिखने वाले इस यूनिट को, इस मशीनरी को हम क्या बोलते हैं? दिस ओवरऑल मशीनरी इज कॉल्ड हिपेटिक लोब्यूल। हिपेटिक लोब्यूल। क्या आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया? इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. ओके। अब बच्चों मैं लीवर के ना फंक्शंस लिखने जा रहा हूं कि लीवर क्या क्या काम करता है। बाइल जूस का तो हमें पता ही है, बार बार पढ़ते हैं, लेकिन बाइल जूस के अलावा भी लीवर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। चलिए एक एक करके बात करते हैं।
फंक्शंस ऑफ लीवर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो कॉमन फंक्शन है हम वही लिख देते हैं कि लीवर क्या करता है, इट प्रोड्यूस बाइल जूस। बच्चों बाइल जूस में याद रखना, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, बट स्टिल ये डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे करता है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये याद रखना कि बाइल जूस के पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। नेक्स्ट थिंग, लीवर आपकी बॉडी को करता है डिटॉक्सिफाई। क्या कर रहा है बच्चों, डिटॉक्सिफाई। किस चीज से डिटॉक्सिफाई करेगा, अल्कोहल, ड्रग्स एक्सेट्रा। तो बच्चों जो भी अल्कोहल लिया जाता है, दारू शारू पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो उसका जो जहर है, वो जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं, उसको बॉडी से बाहर निकालने में कौन हेल्प कर रहा है, लीवर हेल्प कर रहा है। इसीलिए दवाइयां जब खाते हैं या जो लोग दारू ज्यादा पीते हैं, इसीलिए क्योंकि लीवर को सफाई करनी है, लीवर को उसे बाहर निकालना है, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, सबसे ज्यादा वर्कलोड किस पे पड़ रहा है, लीवर पे। इसीलिए शराब पीने वालों का लीवर क्या हो जाता है, खराब, क्योंकि लीवर के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड आ जाता है क्लीन करने का, डिटॉक्सिफिकेशन का। ठीक है ना। लीवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन में कौन हेल्प कर रहा है, हमें पता है सेल्स हैं, हिपेटोसाइट्स हैं, लेकिन उसके अंदर भी कौन, तो आप याद रखोगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन से वाला पार्ट है बच्चों जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा है, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट थिंग, आपका लीवर न्यूट्रिएंट्स को भी प्रोसेस करता है। जैसे कि हम डाइजेशन वाले मेरे ख्याल से मैंने ब्लड वाले में आपको सिखाया था ये कि जो भी हम न्यूट्रिएंट लेते हैं ना, वो न्यूट्रिएंट डायरेक्टली टिश्यूज के पास नहीं जाते हैं। जो भी हमारे इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट आता है, डाइजेस्टेड पार्ट होता है, लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, बच्चों वो स्मॉल इंटेस्टाइन से सबसे पहले लीवर के पास में आएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर के पास में लाने के लिए जो वेन बनी हुई है, इसे हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं बच्चे, हिपैटिक पोर्टल वेन। तो सबसे पहले हिपैटिक पोर्टल वेन के जरिए न्यूट्रिएंट्स लीवर में आते हैं। अब लीवर को डिसाइड करना है, लीवर को सोचना है कि कौन से न्यूट्रिएंट को कहां पे भेजना है, डायरेक्ट भेजना है या मॉडिफाइड फॉर्म में भेजना है, या मान लो ग्लूकोज आया, ग्लूकोज को डायरेक्ट भेजना है या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेना है ताकि वो बाद में काम आ सके। तो ये सारे के सारे डिसीजन कौन ले रहा है, लीवर ले रहा है। ठीक है ना। सो वो न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है। ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या कर लेता है, स्टोर, ताकि जब भी हमें इमरजेंसी की सिचुएशन हो, हमें एनर्जी चाहिए, तो ग्लाइकोजन को तुरंत वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और मसल्स के पास भेज देगा। तो एक तरह का हमारा है ना रिजर्व्ड सोर्स है, दिस इज रिजर्व्ड एनर्जी सोर्स ऑफ आवर बॉडी। प्लांट्स बच्चों, प्लांट्स जो होते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, और हम एनिमल्स किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और कहां कहां पे स्टोर करते हैं, लीवर सेल्स में स्टोर करते हैं, और मसल सेल्स में भी हम ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। लीवर और क्या कर रहा है बच्चों, लीवर जब बर्थ से पहले ब्लड बनाने का काम भी करता है। बर्थ से पहले, जन्म से पहले, जब हम मां के पेट में थे तो लीवर खून बनाता था, लेकिन जन्म के बाद यह जिम्मेदारी दे दी जाती है बोन मैरो को। हमारे बोन्स के अंदर एक स्पेशल टिश्यू है दैट इज कॉल्ड बोन मैरो। तो जन्म से पहले अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे लीवर, बिफोर बर्थ इज लीवर, आफ्टर बर्थ इज योर बोन मैरो। सो लीवर इज फॉर्मिंग ब्लड, या यू कैन से इट इज डूइंग एरिथ्रोपोइसिस। ब्लड बना रहा है बिफोर बर्थ। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट थिंग, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस भी करता है आपका लीवर। और क्या कर रहा है? योर लीवर इज ऑल्सो डूइंग, जो भी आप फैट यूज कर रहे हो, खा रहे हो, उस फैट से कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस किया जा रहा है। और कोलेस्ट्रॉल किस में काम आएगा? कोलेस्ट्रॉल का यूज किया जाएगा स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाने के लिए। कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, कोलेस्ट्रॉल का यूज किया जाएगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स। स्टीरॉयड हार्मोन कौन से होते हैं बच्चों? जैसे कि मेल में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में ईस्ट्रोजन, कोर्टिसोल हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, बहुत सारे स्टीरॉयड हार्मोन हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है ना। तो ये अलग अलग फंक्शन थे। क्या आपको ये सारे फंक्शन समझ में आए? यस और नो? ओके, क्लास ओवर कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। थैंक यू। लीवर कंप्लीट हो गया अपना, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। हाँ जी, बोलो कमल। ओके, चलिए बच्चों, थैंक यू।